माय चैंपियंस, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लेक्चर। और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, सीरीज सीक्वेंस क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या होते हैं, अदर भी कुछ काइंड्स थे उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई सीरीज हमें गिवन है या कोई सीक्वेंस हमें गिवन है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन एपी है या फिर नहीं है। तो इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 और उसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप सभी भी रेडी हो जाइए अपने पेन नोटबुक लेकर नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एन टर्म ऑफ एन एपी, कि एक भी कोई सी भी एपी हमें गिवन है, मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, शॉर्ट में हम उसको एपी बोलते हैं, वो आपको गिवन है। उसके आपको क्या करनी है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि लास्ट वाली टर्म या nth नंबर की टर्म, 10 नंबर की टर्म है, 12 नंबर की टर्म है, वो सब टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एपी की, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, A1 A2 A3 A4। ये सेम थिंग है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, A1 था, A1 को किस तरह से हम लिखते हैं। A1 क्या है यहाँ पर, आपको याद है? रिकॉल करो प्रीवियस लेक्चर। सो A1 क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। A2 क्या है यहाँ पर, देखो A2 सेकंड टर्म है। अब A2 को हमने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, A1 प्लस D। ये पूरी स्लाइड सेम थिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। बहुत अच्छे से मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम यहाँ पर इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें लिखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसके आगे हमें क्या करना है, ये तो हो गया A2। A2 के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास A3। A3 को क्या कहते हैं हम, A2 प्लस D। रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो ये इस तरह से A प्लस 2D भी हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था। क्या करा था देखो हमने, अगर याद नहीं है तो दोबारा से अपन रिकॉल करते हैं। देखिए ये हमें गिवन है A। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास ये A1 की वैल्यू, तो A1 की जगह मैंने A पुट कर दिया तो इक्वेशन बन गई A प्लस D। सिमिलरली मैंने क्या किया, ये A3 के लिए जब मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ तो ये A2 है, A2 की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं A प्लस डी, तो A प्लस डी क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। सो ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 1D आएगा, 3 है तो 2D आएगा। अब जब अगर मान लो नेक्स्ट टर्म A4 होती, जस्ट इमेजिन A4 होती, तो हमारे पास उसको हम फोर्थ टर्म बोलते हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ पर, A प्लस 4D आता। ठीक है, जैसे कि देखो ये आ गया A प्लस 3D आता। ठीक है, A प्लस 3D, क्योंकि फोर्थ टर्म है तो 3 आएगा। जितनी भी टर्म होगी उससे एक नंबर कम यहाँ पर होगा, ये बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए आप। सिमिलरली अगर अपन आगे और चलते हैं, मान लीजिए क्योंकि इनफाइनाइट तक भी जा सकती है, जैसे अपन ने पढ़ा था, या एन टर्म के बारे में अपन अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चलती गई एन तक, एन टर्म तक हो गई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी की एन टर्म है, एन वी टर्म है इसकी, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर भी देखो, अगर A4 है तो 3 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो 1 को तो खैर अपन ने A अज्यूम किया ही है, वहां पे तो कोई इशू नहीं है। तो n है तो यहाँ पर an माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर देखो प्लस डी होगा, 100% श्योर है। सिमिलरली यहाँ पर देखो a प्लस एन माइनस 1D होगा कि नहीं होगा, होगा। एंड सो ऑन का मतलब भी कंटिन्यू चलता जाएगा। सो बस यही हमारा आंसर है, यही है पूरी हमारी एन टर्म होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एनवी टर्म भी जिसको कहा जाता है, या किसी भी एपी की एंथ टर्म कहते हैं। देखो एन टर्म ऑन एपी इज एन इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी को क्या कहा जाता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या कहते हैं, इसी को जनरल टर्म कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछ ले, बताइए व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस एपी। एपी आपको गिवन है, जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है, या एन की वैल्यू भी आपको गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, तो क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में वैसे पूरा पढ़ा है कि किस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया था। मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 5.2। बढ़े आगे। अब इसके आगे देखना, ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.2 बस इस पे डिपेंड है, ये इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी आपकी एक्सरसाइज 5.2। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या टाइप के क्वेश्चन होंगे, कभी देखो आपको ए की वैल्यू गिवन होगी, एन गिवन होगी, डी गिवन होगा, तो आपको एन फाइंड आउट करना है। कभी आपको एन गिवन होगा, ए गिवन होगा, एन गिवन होगा, तो आपको डी फाइंड आउट करना है। कभी मान लो कि ऐसी सिचुएशन है, आपको एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली इन 4 थिंग्स में से कोई से भी 3 थिंग्स आपको गिवन होगी। ठीक है, एंड फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है। बस यही हमें पूरी एक्सरसाइज में करना है। बेसिक कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो एपी देखना कि हाँ एपी है या नहीं है, एपी है। डी पता है, ए पता है, एन पता है, तो वैल्यू निकालने में कहाँ की प्रॉब्लम है,
बहुत ईजी है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और हमारे पास सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े तो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या करना है, यही जो अभी मैंने आपको सीरीज दी है इसी से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। अगर मान लो जो भी आपको एपी गिवन है उसमें एम टर्म है, अब मैम एम का मीन क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सी भी एपी ली, ठीक है, जिसमें अपन ने 10 टर्म है, मान लीजिए 10 मान ली, तो m की वैल्यू 10 हो गई कि मैम अभी तो n था, n भी ले सकते हैं m भी ले सकते हैं। m मैंने उस कंडीशन में लिया है जब मैं लास्ट टर्म के बारे में बात कर रही हूँ, ध्यान से पढ़िए इसे। Then m term is known as the last term of an AP and it is denoted by A. So L for last, इसीलिए जो भी लास्ट टर्म है उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो लास्ट कुछ भी हो सकती है, मान लो मैंने आपको एक एपी दे दी, मैंने कहा कि इसके अंदर टोटल 15 टर्म है, ठीक है, 50 टर्म से इसका मतलब लास्ट टर्म क्या हो गई? 50। तो अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे पूछूं तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। और उस 50 टर्म की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? वो हो जाएगी l। जैसे वहां पर n था तो इसको हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हमने क्या लिख दिया, इसे l के वे में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? l इज इक्वल टू m प्लस a प्लस m माइनस 1d। फॉर्मूला सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। वहां पर बस n था और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? m आ गया। क्लियर? ये क्लियर है? तो आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है कि कभी भी आपको इस वे में भी क्वेश्चन मिल सकता है और ऐसा क्वेश्चन भी होगा हमारे पास, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कहा जाएगा कि बताइए व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तब लास्ट टर्म से कंफ्यूज मत होना, आपको लास्ट टर्म दिया है तो m की वैल्यू भी गिवन होगी कि एक एपी आपको गिवन है, उसके अंदर 10 वैल्यूज हैं या 20 वैल्यूज हैं और इसका a भी गिवन है, d भी गिवन है, तो बताइए व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो आप l की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? l कहें या m कहें दोनों का मीन सेम है। क्या मैम इसको हम n भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आपकी एपी में n टर्म है तो आप n कह दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा अलग हाईलाइट हो, दैट्स वाई हमने ये वैल्यू m चूज की है। क्लियर? बढ़े आगे। अब नेक्स्ट देखो n टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए चलो मैंने यहाँ पे एक एपी लिख देती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास एपी है, बिल्कुल है। हर किसी में देखो डिफरेंस 2 का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होगी? देखो ये एल है या नहीं है? अगर मैं 20 के बारे में बात करूँ तो एल होगा या नहीं होगा? होगा, लास्ट टर्म है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर कि अगर मैं फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग बताओ व्हाट इज द फिफ्थ टर्म या व्हाट इज द फोर्थ टर्म। सो 1 2 3 4, तो आप कह देंगे मैम 8 इज द फोर्थ टर्म, ठीक है, 8 हमारी फोर्थ टर्म है यहाँ पर, अगर हम स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बट अगर मैं कह दूं कि आप लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग बताओ व्हाट इज द फोर्थ टर्म, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगी हमारे पास। क्लियर? अगर छोटी सी एपी है, मीन फाइनाइट है, फाइनाइट में भी बहुत ऐसी वैल्यू है जो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एपी इस तरह से है कि बहुत बड़ी है, मैंने बीच में डेरिवेशन लगा दी, डायरेक्ट लास्ट टर्म लिख दी, तो क्या हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, आप सभी जानते हैं। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एल जो है लास्ट टर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, एल हो गया, ये ए हो गया, और डी क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस, तो ये सब तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो हर किसी में डिफरेंस 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। देन n टर्म फ्रॉम द एंड। अब n का मतलब कि n से, देखो n और m से कंफ्यूज मत होना, पहली बात तो ध्यान से सुन लो, n और m से कंफ्यूज नहीं होना है। n क्या है? सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन है कि फोर्थ टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, इनका कोई परेशान होने वाली नीड नहीं है, इजी है। बस ये वैल्यू पुट करने के लिए, एज ए फॉर्मूला हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम m और n की वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर? सो अब यहाँ पर क्या हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, देखो n कैन बी फाउंड बाय, किस तरह से हम इसको फाउंड कर सकते हैं, n टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि कोई सी भी टर्म हो सकती है, चाहे वो फोर्थ टर्म हो, फ्रॉम द एंड, ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान से सुनना, फ्रॉम द एंड मतलब लास्ट से आपको करनी है। तो क्या कर सकते हैं? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, क्या बन जाएगा? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर इसी फॉर्मूले के लिए मैं पूछूं, ये जो अभी मैंने गिवन है कि बताइए व्हाट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से फोर्थ टर्म क्या होगी। तो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारे पास? 20 माइनस, मुझे कौन सी टर्म चाहिए? फोर्थ टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तो मैंने लिख दिया 4 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर लो, देखो 3 2 6 14, 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आएगा कि नहीं आएगा?
आए अपने पास वैल्यू, तो ये हमारा एक तरह से क्लेरिफिकेशन भी हो गया कि क्यों ही ये वैल्यू आएगी। देखो प्रूफ भी हमने करके बता दिया। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। एक क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है, अगर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है या इसी तरह से कोई क्वेश्चन है जहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको भी अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। 2 या 3 फॉर्मूलाज ही है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है। सो बढ़े अब आगे। नेक्स्ट देखो, अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो भी है, तो उसको हमें पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है। 20 में से ऐसे क्वेश्चन है, अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ तो बाकी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं, बस एक फॉर्मूला अप्लाई करो, हो गया हमारा काम। तो सिमिलरली देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करना है। अब ये पूरी टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब टेबल का मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है, पूरी टेबल मैंने यहाँ नहीं ली। अगर हम पूरी टेबल सॉल्व करते तो पता चलता है इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो गया। दैट्स वाई मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप इस टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है। ए गिवन है हमारे पास, तो आप चलो पहले ये लिख लेते हैं, ए की वैल्यू -18, ठीक है। डी गिवन है, क्या डी तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एन की वैल्यू कितनी है, एन इज इक्वल टू 10। अब देखो एन की जगह अगर मान लो उसको आपको कंफ्यूज करना है, एग्जामिनर चाहता है कि नहीं बच्चा कंफ्यूज ही हो, सो एन की जगह वो पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एपी दे देंगे, ठीक है भाई। पी वाली टर्म, अगर पी टर्म के बारे में बात करें तो वो भी दे सकते हैं। एन भी दे सकते हैं, एम भी दे सकते हैं, या फिर कुछ और उनको देना हो एल दे सकते हैं। तो कुछ भी आपको दे सकते हैं, तो कंफ्यूज हमें नहीं होना। यहाँ पर देखो एन का मीन क्या होता है, लास्ट टर्म होती है कि नहीं होती, होती है। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, सिंस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो। एन की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 -1। डी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ट्रांसपोज किया 18 को, सो 18 इज इक्वल टू 10 -1 9 डी। तो देखो 9 को डिवाइड किया, सो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव था, ट्रांसपोजिंग के बाद पॉजिटिव यानी कि प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो अब मान लो यहाँ से मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, मैंने कहा ये आपको बता दिया। अब अगर मैं कह रही हूँ बताइए व्हाट इज द 20 टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि 20वीं टर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये एक्स्ट्रा है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि A20 निकालो, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या। ए की वैल्यू कितनी है -18, ए प्लस 20 -1 इंटू डी। क्या प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में, कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे कह दिया कि A20 प्लस A14 निकालो, 14 टर्म निकालो, 20 टर्म निकालो, दोनों को ऐड कर दो, कहाँ की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, इजी है, ठीक है। बढ़े आगे। सबसे इजी चैप्टर अगर कोई हम कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से के अलावा, फर्स्ट तो बहुत इजी है क्योंकि उसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा, ना कोई लेमास है, कुछ भी नहीं है, एल्गोरिथम कुछ भी सॉल्व नहीं करना, तो ये वाला चैप्टर हमारा बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब फर्स्ट में बहुत सारी पूरी टेबल है, तो टेबल को फिल कर लीजिएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होंगे उसके अंदर। सो द सेकंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट चॉइस। एक आपको करेक्ट चॉइस चूज करनी है, ऑप्शन दिया हुआ है। एमसीक्यूज में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अगर एमसीक्यूज में बनाना चाहे तो ये सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब सेम तो मैं नहीं कहूंगी पर इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 11 टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 11 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। A1 गिवन है, A2 गिवन है, A3 गिवन है, सब कुछ गिवन है। आपको n की वैल्यू भी पता चल गई। सबसे पहले देखो a क्या है हमारे पास, a इज -3, ठीक है। d क्या हो जाएगा, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, डी निकालने में देखना है गलती करते हैं, कहीं गलती नहीं होती, लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने में मिस्टेक होती है। कैसे, हम क्या करते हैं -3 -1/2 कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्या करते हैं, डी क्या होता है A2 -A1 होता है कि नहीं होता, होता है। A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो डी की वैल्यू अगर मैं निकालू, A2 क्या है यहाँ पर -1/2 -3, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, ये -1/2 + 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। 3 2 6, तो ये क्या बन जाएगा 5/2 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो डी भी पता चल गया। एन आपको पता है क्या, देखो एन तो उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, एन की वैल्यू क्या है 11, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, A11 इज इक्वल टू A प्लस, आप एक बार चाहे तो पूरा फॉर्मूले की वे में इसको लिख लीजिए, 11 -1 इंटू डी, या फिर आप एन की वैल्यू लिख के बाद में पुट कर सकते हैं, अपनी चॉइस है ये। सो A11 इज इक्वल टू, ए कितना था -3, 11 -1 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5/2। सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम 5 टाइम, कितना बचा -3 + 25। सो एक डिजिट नेगेटिव है एंड द सेकंड डिजिट इज पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, 25 से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना रह जाएगा 22। अब घर में हमेशा बड़ों की चलती है,
बिग डिजिट पॉजिटिव है तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो देखो 22 कहाँ है, ये रहा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हो गया इसका राइट आंसर, बस टिक कर देना। आपको अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा तो ये इतना रिप्रेजेंटेशन करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपके 1 मार्क में या अदर किसी भी तरह से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन हमें किस वे में करना है। क्लियर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि हमें सॉल्यूशन आता है कैसे भी हमने सॉल्यूशन कर दिया, सॉल्व कर दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्ली हर एक स्टेप्स की भी मार्किंग होती है और आपको वही रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना होगा जब तक आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं हो। एमसीक्यू है तो वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे ही करो उसको, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे, इसके अंदर 20 क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा स्पीड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म निकालनी है। अब मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे, देखो पहली वैल्यू आ गई आपके पास a, ठीक है। सो a की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बात करूँ तो a की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। इधर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेंगे। फिर वापस से यहाँ पर और कुछ पता है क्या, तो देखो ये है a1, इसको अगर मैं a1 लिख लूँ तो a1 हो गया 2, a2 हमें पता है क्या, नहीं पता। a3 की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है, कितना हो जाएगा 26। a3 की वैल्यू कितनी है 26। तो अब देखो ध्यान से देखना, a1 को मैं क्या लिखती हूँ, a is equal to 2, इक्वेशन 1। a3 को अपन क्या लिखते हैं, a plus 2d is equal to 26, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। भाई a3 है तो a3 को a plus 2d तो लिखते हैं, यही मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर n टर्म होती तो n minus 1 लिखते हैं, अगर n plus 1 टर्म होगी तो n लिखेंगे क्योंकि n plus 1 minus 1 n ही हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 1 in 2, put 1 in 2, then we will get 2 plus 2d is equal to 26। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे 24, सो 2d इज इक्वल टू 24। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू आइडेंटिफाई हुई, ध्यान रखना हमारे पास मिडिल टर्म नहीं मिली है अभी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर d की वैल्यू, तो d की वैल्यू आ गई 12। अब हमें फाइंड आउट करना है a2। a2 क्या हो जाएगा, देखो a प्लस d होगा कि नहीं होगा, होगा। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो a की वैल्यू 2 थी, d कितना हो जाएगा 12, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, 14 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में तो a ही नहीं गिवन है, तो क्या करें, नहीं गिवन है तो जो गिवन है वहां से वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो एक तो हमें a1 और यहाँ से a3 दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये a2 है, सेकंड टर्म है, इसको क्या लिखेंगे अपन a प्लस डी, सो a प्लस डी इज इक्वल टू 13। सिमिलरली देखो ये वाली कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को मैं क्या लिखूंगी a प्लस 3d, फोर्थ है तो क्या लिखना है 3d, फाइव टर्म होगी तो 4d, सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करें, याद करो एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया था बहुत अच्छे से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है, क्या करो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे, a से a कैंसिल, d एंड 3d को सॉल्व किया तो -2d, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो अपने पास वैल्यू आ गई 10। सो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई -5। ध्यान रखना पॉजिटिव नहीं, क्या है d की वैल्यू नेगेटिव। अब क्या यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अब a1 की वैल्यू तो a ही है, तो इसके लिए पहले आपको d की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। d की वैल्यू जैसे अगर मान लो आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है, सिंप्लीफाई हम करें तो क्या बन जाएगा, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास फॉर्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, सो a इज इक्वल टू 18, 5 को ट्रांसपोज कर देंगे ना, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18, a मिल गया। अब a1 की वैल्यू तो कितनी हो गई, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 18, d की वैल्यू भी पता है और हमें क्या फाइंड आउट करना था a3। a3 कितना होता है हमारे पास a प्लस 2d, a कितना हो गया 18 प्लस 2d कितना हो गया, देखो -5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट -10 लिख सकते हैं, सो a3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर है, क्या था इसमें, देखो सिंपली सा इसका आंसर है, बहुत इजी, 5 5 5 डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, उसमें भी आपको यही करना है। आपको क्वेश्चन गिवन है, मिसिंग टर्म से, देखो सेम क्वेश्चन है ना, क्या करेंगे यहाँ पर भी 2 इक्वेशन बन जाएगी। ये बन जाएगी हमारे पास क्या, a1 नहीं पता तो a1 a3 a4 a5, कितनी सारी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, एक तो a1 a2 हमें पता है, a3 a4 a5, इन सब की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है, a2 इज इक्वल टू कितना है 38, तो a2 को मैं क्या लिखती हूँ a प्लस डी या a प्लस 2d, a प्लस डी, सो a प्लस डी इज इक्वल टू 38, इट इज क्वेश्चन 1। सिमिलरली हमें क्या गिवन है, देखो 1 2 3 4 5 6, a6 हमें गिवन है,
minus 22. So S6 is equal to A plus 5D. A plus 5D is equal to minus 22. It is equation number सेकेंड. अब कैसे भी आप चाहें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालो, इसके बाद इसमें आप पुट कर दीजिए. A1 निकालना है, A1 इज इक्वल टू A होता है, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D जो हमें ऑलरेडी गिवन था, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D. इसी के अलावा A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, A5 हो जाएगा A प्लस 4D. क्लियर है? बढ़े आगे, क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व. अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, हम ये मिस्टेक कर देते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, चलो छोड़ो कौन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेगा, हाँ हमें आता है ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो इस एक्सरसाइज को हमने स्किप कर दिया, इसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं. तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है. पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने स्पेशली एपी के बारे में देखा, क्योंकि हमारी मेंटलिटी यही है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस इसमें 2-3 फॉर्मूलाज लर्न करो जिसमें आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसी गलती से भी नहीं करनी है, पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ये बात ध्यान रखिएगा. क्लियर? क्यों? क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक कैसे आपको पता चलेगा. हो सकता है किसी क्वेश्चन में कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन को बाहर से देखने पर हमें नहीं पता चलता क्वेश्चन इजी है या फिर हार्ड है. दैट्स व्हाई हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना. अब एग्जाम टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. अभी की ड्यूरेशन हमारे पास ये है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं. सो दैट्स व्हाई अभी कोशिश करना जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके इसके सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि एग्जाम टाइम पे हमें उतनी प्रॉब्लम ना आए. तब सिर्फ आप रिविजन करेंगे तब चलेगा. 1-2 क्वेश्चन किया आपने एक्सरसाइज करके तो वो सफिशिएंट है, लेकिन एक बार पूरे क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये बात बहुत अच्छे से अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए. ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. काफी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपीज, यानी कि एपी आपको गिवन है, एपी गिवन है तो ए भी पता है डी भी पता है. अब उन्होंने ये पूछा है कि कौन सी टर्म है, मतलब एन की वैल्यू उन्होंने पूछ ली, और यहाँ पर गिवन है 78. तो 78 के हम ये लास्ट टर्म थोड़ी ना है, नहीं है तो क्या हुआ, इसको हम एन टर्म मान सकते हैं. तो एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. ध्यान से देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5. ध्यान रखना 3 माइनस 8 मत कर देना जब भी आप डी फाइंड आउट करें, क्योंकि दो ही जगह मिस्टेक होती है, पहला तो डी निकालने में, दूसरा वहां मिस्टेक कर दे कि हम वो क्वेश्चन को करके ही नहीं जाते एग्जाम में. तो इनका ध्यान रखना है. एन हमें गिवन है, एन इज इक्वल टू 78. अब एन का फॉर्मूला बताओ, एन हमें निकालना है कि कौन सी टर्म होगी ये. ठीक है, अपन सॉल्व कर लेंगे. एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78. वैल्यू पुट कर दें. ए की वैल्यू देखो कितनी गिवन थी यहाँ पे 3, प्लस एन पता है क्या, नहीं पता, तो एन माइनस 1 एज इट इज लिखने दो. और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है देखो 5 इज इक्वल टू 78. 3 को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं, जैसे ही 3 ट्रांसपोज किया पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75. सो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75. अब बताओ क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं. देखो किससे कट हो जाएगा, 15 टाइम कट होगा कि नहीं होगा, होगा. n माइनस 1 या 5 को मैं अगर ट्रांसपोज करके भी लिखूं प्रॉपर टाइप से, तो ये देख लो, अगर किसी को डायरेक्ट स्टेप समझ में नहीं आती है, 5 से कट होगा 1 टाइम एंड 5 से कट हो जाएगा 15 टाइम. सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो माइनस 1 है, ट्रांसपोज करूंगी प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 16 आएगी या नहीं आएगी, आ गई. तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, हैंस 16 टर्म ऑफ दिस एपी इज 78. मतलब इस एपी की अगर आप 16 टर्म फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आएगी, 78 आएगी. यहाँ पर उन्होंने कोई लास्ट टर्म के बारे में नहीं कहा, ये लास्ट टर्म है, मैंने इसलिए लास्ट टर्म के लिए m को थोड़ा सा अलग से लिखाया था ताकि आपको पता रहे. कोई सी भी मिडिल की कोई सी भी टर्म हो सकती है ये. ठीक है, कि मैम 78 के बाद क्या आएगा, आपको पता है 78 में 5 ऐड कर लो, पता चल जाएगा कि 78 के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है 5. बड़े आगे. ठीक है, इसको आप अच्छे से ना राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन है तो नोट्स प्रिपेयर कर लो, बहुत ज्यादा बेटर रहता है. हालांकि चैप्टर इजी है, क्वेश्चंस भी इजी है, बट इसका मतलब मैंने अभी भी कहा था कि लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हम ये गलती हमेशा करते हैं कि जो इजी थिंग होती है उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे ये तो हम कर लेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अरे ये तो इजी क्वेश्चन है. तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी काफी सारे क्वेश्चन है. ठीक है, हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, 5th का भी 1 पार्ट है. यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. क्या क्या हमें पता है, देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, फर्स्ट डायरेक्ट क्लियरली नजर आ रहा है. d की वैल्यू निकालना थोड़ा सा ध्यान रखना, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी a2 माइनस a1, सो 15 एंड 1/2 माइनस
18 कितना हो जाएगा ये 31/2 माइनस 18, सो 31 माइनस 36 हो जाएगा, 36 कितना हो गया -5/2, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई अपने पास d की, d भी पता चल गया। और क्या हमें पता है, n पता है क्या, बिल्कुल हमें पता है, n इज इक्वल टू -47, पता चल गई n की वैल्यू, वैल्यू पुट कर दें, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान रखना जब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मीन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, वहां पर हमारे पास आएगा Sn, मतलब ये जितनी भी सीरीज डिजिट या जितनी भी टर्म्स इसके अंदर गिवन है उन सबको आपको ऐड करना है। एडिशन के बाद क्या वैल्यू आती है वो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब देखो वैसे तो आप एक एक टर्म को ऐड नहीं कर सकते, तो वहां पर ध्यान रखना कि वहां पर भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला होगा, जैसे कि यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन a की जगह वहां पर 2a हो जाएगा और आगे n/2 आ जाता है। सो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी गिवन है -47, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता तो ठीक है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/2, बस इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, कर सकते हैं। अगर मैं 18 को ट्रांसपोज करूँ तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया -5/2, आगे लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड वी नो इट वेरी वेल। सो यहाँ पर हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया n-2, ठीक है। दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज कर दो, ऐड भी कर लेते हैं, चलिए 14 15 5 1 के लिए 4 5 6 65 हो जाएगा, नेगेटिव इज इक्वल टू -5/2, n-1, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इनको डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, n-1 5 से कट हो जाएगा, कितने टाइम कट होगा देखो 13 टाइम, 13 2 26, 26 से n को उधर से ट्रांसपोज करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 27, तो इसकी टर्म पता चल गई कि कौन सी टर्म हो जाएगी 27, यानी कि टोटल इसके अंदर कितनी स्टेप है ये वाले, अगर मैं टर्म के बारे में बात करूं 47, तो ये 27 टर्म है इसकी, कौन सी टर्म है 27, क्लियर। इसी तरह से और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नहीं आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट होगे। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो आपको मैथ्स को करना होगा, मैथ्स को देखने से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की आपको 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, whose 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 75, ठीक है, सॉरी 73। सो हमें गिवन है 11 टर्म, इट्स मीन a11 इज इक्वल टू 38। अब देखो 11 है तो क्या बनेगा, a प्लस 10d बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो लिख दो a प्लस 10d इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 38, विच इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली a16 गिवन है इज इक्वल टू 73, 16 क्या बनेगा a प्लस 15d, ध्यान रखना जितनी वैल्यू यहाँ है उससे एक कम आपको लिखनी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n-1, ठीक है, इज इक्वल टू 73, बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी हो, जैसे उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, चाहो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना सबसे आसान है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे a से a कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। किसे किसमें से सब्ट्रैक्ट करें ये आपकी चॉइस है, चाहे तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दीजिए, हमारी कन्वीनियंट है, इक्वेशन 2 अपन ने लिख ली a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये बन गई अपने पास a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करोगे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, अब साइन सबके चेंज होंगे, सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, ठीक है, कि साइन क्या होते हैं सबके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे कितना बच जाएगा 5d, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव जस्ट बिकॉज बिग डिजिट हमारी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखो 13 है, 13 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ पर क्या रिमेनिंग हो जाएगा 6, 6 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो d की वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्योंकि 5 से को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आता है, d पता चल गया, तो a नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखो इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, d की वैल्यू 70, ट्रांसपोज करेंगे a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से पता चल जाएगी, a पता चल गया, a के बाद आप बाकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं। 31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो 31st टर्म कितनी होती है a31 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो a आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना क्या बन जाएगी, यहाँ पे 31st टर्म के बारे में बात करें तो a प्लस 30, ये हमारे पास यहाँ से फॉर्म हो चुका है, क्लियर। आगे बात समझ में, हमने क्या किया, ध्यान से दोबारा से सुन लीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपको गिवन था दैट एक एपी है जिसकी 11 टर्म है 38, ठीक है, और उसी की अगर मैं 16 टर्म के बारे में बात करूं तो वो है 73, क्या है 73, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, 11 टर्म थी, इट्स मीन a प्लस 10d मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है,
डी की वैल्यू 7 आई तो 70 आई, सो यहाँ से ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, तो ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया। सिमिलरली ये 16 था तो a प्लस 15d भी आपने यहाँ पे पुट कर दिया क्लियर। अब हमें इजीली नजर आ रहा है कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी की वैल्यू फाइंड आउट करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, a से a क्या हो गया कैंसिल, 15d 10d क्या बच गया यहाँ पर 5d, इसे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया 35 बच गया, ठीक है, 8 5 13 3 एंड 1 के 75 होता है 73 होता है। अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है तो ट्रांसपोज किया, डी की वैल्यू 7 आ गई, डी 7 आ गई तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आपको जैसे ही पता चल गई तो क्या आप ए 30 नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्लियर। ये मैंने कहा था ना सेम थिंग आपको ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में रिपीट करनी है, ऑलमोस्ट सेम थिंग है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, if the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8, अब देखो सेम थिंग आ गई कि नहीं आ गई, सेम चीज आ गई, सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, गिवन है A3 आपको गिवन है, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 4, A3 को मैं यहाँ पर क्या लिख दूं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर A9 इज इक्वल टू कितना गिवन है 8 माइनस 8, ठीक है, क्या गिवन है -8, सो A9 क्या होता है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, बस हो गए दो इक्वेशन, दोनों को कर लो सब्ट्रैक्ट, करे काम खत्म, बस इक्वेशन 2 - 1 कर लो, 1 - 2 करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने लिख दिया a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, सिमिलरली a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट करें तो हर किसी का साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर कितना हो गया 8 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 6d इज इक्वल टू, देखो दोनों नेगेटिव थे कितना हो जाएगा -12, ठीक। अब ध्यान रखना एक गलती और यहाँ पर हम कर सकते हैं, मान लो इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, इक्वेशन एग्जाम में हमने अगर ध्यान नहीं दिया कि वो -8 है, हमने देखा जल्दी जल्दी में हो जाता है ना, डिजिट कुछ और लिखी होती है और हम उसको कुछ और सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर -8 है, अगर आप इसको यहाँ पे +8 कर देते तो बताओ आंसर क्या है, यहाँ पर कुछ चेंज होता क्या, बहुत चेंज होता, कुछ ही क्या, यहाँ पर वैल्यू 4 आ जाती, डी की वैल्यू कोई रेशनल नंबर आ जाता, तो फिर आपका पूरा आंसर चेंज था। दैट्स व्हाई जब भी क्वेश्चन करो तो उसको दोबारा एक बार प्रूफरीड किया करो कि हाँ हमने डिजिट तो सही लिखी है कि नहीं लिखी है, सॉल्यूशन तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन को भी आप जब देखते हैं कि हम सही डिजिट तो लिख रहे हैं, पता लगे कि डिजिट कुछ और है हम लिख कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और करके आ रहे हैं, बड़े कुछ हो रहे हैं कि चलो हमारा क्वेश्चन राइट हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। सो डी की वैल्यू देखो हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। अब आपसे एक और बात पूछी गई है, बताइए कौन सी टर्म है इस इक्वेशन की जो 0 है, अब वो निकालने से पहले अपन यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर दो a प्लस 2 and 2 कितना हो जाएगा, तो ये लिख दिया 2 and -2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, a - 4 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आपसे पूछा बताइए कौन सी टर्म है जो कि 0 है, सो बेसिकली आपको n की वैल्यू कितनी दे दी 0, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने -2 इज इक्वल टू 0, सो n माइनस 1 -2 साथ में चल रहा है इज इक्वल टू -8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू, इंप्लाइज का साइन भी आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, इसको अपन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे बस डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कट हो जाएगा 4 टाइम, सो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, तो यानी कि फिफ्थ टर्म इसकी 0 होगी, क्लियर। वही तीनों फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज किए, मतलब वो जो दो फॉर्मूले हैं और इनसे वही वैल्यूज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी थोड़ा ऑलमोस्ट, वैसे सब सारे क्वेश्चन सेम ही है, सिमिलर पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। The 17 टर्म ऑफ एन AP exceed the 10 टर्म, यानी कि जो इसकी 17 टर्म है, 7वीं टर्म है, वो उसकी 10 टर्म को एक्सीड करती है बाय 7, क्लियर। पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो देखो ए 17 टर्म इज एक्सीड, अब एक्सीड का मतलब होता है से अधिक, सो 17 टर्म ज्यादा है किससे, हमारी जो 10 टर्म है उससे, तो सबसे पहले अपन इसको ऐसे लिख लें A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, क्लियर। A17 कितना हो जाएगा A प्लस 16D माइनस, अब मैं ब्रैकेट में पूरा इसको ओपन करके लिख रही हूँ, A माइनस 9D की, में माइनस कहाँ से आ गया, प्लस आता है ना, देखो ना बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर हर एक डिजिट का साइन चेंज होगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख लिया, इज इक्वल टू 7, A से क्या हो जाएगा कैंसिल, अब 16 और 9 सॉल्व करके आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं, D की वैल्यू पता चली, बस D तो निकालना था, करना क्या था, ठीक है। तो चलो देखो इसको हम वापस से लिख लेते हैं, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7,
ठीक है 9 है, 9 में अगर आप 7 ऐड कर 16 आता है, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 7। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव, जस्ट बिकॉज बिग डिजिट हमारे पास कैसी है यहाँ पर, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना साइन कौन सा हम यूज करेंगे, बिग डिजिट का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी आ गई 1, बस हो गया आंसर। देखो कितना अजीब लग रहा था, और 4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन है। 4 भी इसलिए क्योंकि एक स्टेप में हमने वो लिख लिया, नहीं लिखते तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन था। इसके बाद भी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई हमारे पास फाउंडेशन नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन की मार्किंग कैसी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सो द क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होने, एक दो क्वेश्चन ये जो थोड़े से डिफरेंट है हमारे लिए। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 134 more than its 54 term? So सबसे पहले तो आपको इसकी 54 टर्म फाइंड आउट करनी है कि कौन सी है। तो चलो देखो जो जो गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं। हियर a is equal to 3, d is equal to 15 minus 3 तो कितना हो जाएगा 12। ध्यान रखना d कैसे निकालते हैं, a2 minus a1, a1 minus a2 नहीं करना, a2 minus a1। आप चाहे तो कि a3 minus a2 करना है क्या, वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास 54 टर्म हम फाइंड आउट करें तो a प्लस 53d डायरेक्ट अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे, a की वैल्यू आ गई 3, 53 की 53 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो जैसे इसको सॉल्व किया आंसर आएगा 639। अब ये तो आ गए 54 टर्म। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक ऐसी टर्म निकालो, मतलब कौन से नंबर की है वो टर्म जो 54 टर्म से भी 132 ज्यादा है। मतलब इसके अंदर अगर मैं 132 ऐड कर दूंगी तो वो मेरे को कौन सी टर्म बनेगी वो निकालना है। तो अपन ने निकाल दिया, मान लो n टर्म है, हमें नहीं पता तो n मान लो। सो इसके अंदर जैसे आपने 132 ऐड कर दिया, अब a54 की वैल्यू कितनी है 639, ऐड किया क्या बन गया हमारे पास 771। अब a पता है, d पता है, n फाइंड आउट करना है, n पता है, कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हैं। देखो वैल्यू पुट करी और इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। वैल्यूज हमने यहाँ पे जैसे a और d की वैल्यू पुट कर ली, अब अपन क्या करेंगे इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ट्रांसपोज करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने 3 को ट्रांसपोज किया, 3 को ट्रांसपोज करने के बाद 768, फिर 12 को भी डिवाइड किया, 12 डिवाइड क्या हो जाएगा 64 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। इसका मतलब ये है कि 65 टर्म आपकी ऐसी है जो 54 टर्म से भी 132 ज्यादा है। तो प्रॉपर्ली हमने लिख दिया देयरफॉर 65 टर्म इज 132 मोर देन द 54 टर्म। ओके, क्लियर? पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ना, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं थी ज्यादा, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था कि कौन सी टर्म ग्रेटर हो सकती है। दो एपी गिवन है जिनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी कि डी उनका सेम है। सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि अगर उसकी 100 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 100 है। अब आपसे पूछा है बताइए उनकी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो पहले तो चलिए दो एपी लिख लेते हैं। पहली एपी हो गई a1 a2 a3, दूसरी हो गई b1 b2 b3 और ये bn तक कंटिन्यू है। अब हमें पता है कि डी जो इनका कॉमन डिफरेंस है डी सेम है, और भी हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि उनकी जो n टर्म की बारे में बात कर रहे हैं हम, अभी हम n के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली दूसरी नहीं, डायरेक्ट हम n टर्म पे पहुंच गए, इसकी भी n टर्म और इसकी भी n टर्म। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगी अगर मैं 1 वाली एपी के बारे में बात करूँ तो। ठीक है, सेकंड वाली एपी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो a की जगह b आ जाएगा, लेकिन n तो सेम ही है ना, तो ये सेकंड एपी के लिए हो गया हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनका जो डिफरेंस है n, तो अपन इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं n माइनस bn। तो अपन ने ये निकाला। अब ध्यान से सुनना, जैसे अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं ये पूरी टर्म कैंसिल होगी कि नहीं होगी, होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी n माइनस b1 इज इक्वल टू a1 माइनस b1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, यानी कि n आपका नेचुरल नंबर है। पहली बात तो वैसे ही हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर के अलावा कोई हो नहीं सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं इसकी 1.5 टर्म बताओ, वहां से कहाँ से बताया हम 1.5 टर्म। n की वैल्यू नेचुरल होना कंपलसरी है, नॉर्मल सी बात है, अगर ये नहीं लिखे तब भी कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। when n इज इक्वल टू 100, जब n की वैल्यू क्या है 100 है, तो अपन क्या करते हैं इनका डिफरेंस देखे निकाले, क्या हो जाएगा a100 माइनस b100 इज इक्वल टू 100। अब जब n की वैल्यू 100 के लिए वो चीज ट्रू है, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कुछ और लेती हूँ, मान लो इसकी वैल्यू मैं 1000 ले लूँ, तो वो 1000 के लिए भी क्या हो जाएगा ट्रू होगा, क्योंकि आप कुछ भी ले लो यहाँ पर ये वाली चीज बताओ n पे डिपेंड करती है क्या, नहीं करती है। n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, इधर कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारी RHS है वो n से इंडिपेंडेंट है, मीन n से फ्री है, उसके अंदर n आ ही नहीं रहा। तो अगर कोई भी थिंग है या कोई भी इक्वेशन है आपके पास वो n से फ्री है, इट्स मीन n की आप कुछ भी वैल्यू लिखो वो हमेशा कांस्टेंट टाइप ही रहेगी। क्लियर? तो आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो ये भी हमारे पास क्या हो गई 100 हो गई। सो इसका मतलब कि अगर आप 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो वो भी 100 होगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया,
अब वहां पे कंफ्यूज करने के लिए 1000 की जगह उन्होंने दे दिया, बताइए 438 टर्म के बीच में डिफरेंस बताओ, निकाल सकते हैं। ये 100 की जगह कुछ और वैल्यू दे दी तो वो कुछ और आ जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो सेम कंसेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 13 भी ऑलमोस्ट इसी तरह का है। हमें क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि 7 से कितने नंबर डिविजिबल हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता कितने डिविजिबल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सो बेसिकली आपको हाउ मेनी नंबर, इट मीन आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, n। अब मुझे बताओ 3 डिजिट का अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखूं जो n से डिवाइड होता है तो वो क्या होगा। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 100। 100 डिवाइड होगा क्या, नहीं। उसके बाद आप काउंट करते चलो 102, 103, 104, आप देखेंगे दैट 105 इज द फर्स्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब सबसे बड़े नंबर के बारे में बात करें 999, इनके बीच में होंगे 3 डिजिट के, इससे बाहर गए तो वो 4 डिजिट के नंबर्स में काउंट होगा। तो 999 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 98, 97, 93, 94 पे 95, 94 पे देखा तो 94 डिवाइड होगा। तो यहाँ से पता चला कि ये तो हो गया a, ये हो गया n। अब मुझे बताओ d कितना होगा, जल्दी से सोच के बताओ d की वैल्यू कितनी होगी, 7। जस्ट बिकॉज आपको खुद ही कहा गया है कि डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 7 का नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब 7 की टेबल देखो, सब में 7 7 का गैप आता है कि नहीं आता, आता है, तो इट्स मीन 7 का नंबर होना चाहिए, तो d भी हमें पता चल गया। अब ये है हमारे पास n, ठीक है। हमें टोटल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हमें AP गिवन है, इसको मैं और फॉर्म में लिख सकती हूँ, AP बना सकती हूँ इसको मैं यहाँ से। 105 में 7 8 किया, 112 में 7 8 किया, इस तरह से AP हमने लिख ली। फिर उसके बाद A गिवन है, D गिवन है, AN गिवन है, वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू 994। सो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू आ गई 105, n माइनस 1 अपन लिख सकते हो कि n की तो वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है, ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइडेशन में आ जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 127, विच इंप्लाइज दैट देखो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 128। सो इट्स मीन टोटल 128 टर्म है इन 3 डिजिट के नंबर्स में जो 7 से डिवाइड हो सकती है। आगे बात समझ में। तो देखो अब ये क्वेश्चन कहाँ कह रहा है कि एपी का क्वेश्चन है, कहा क्या इसने, कहीं पे कुछ भी पता चल रहा है कि एपी से रिलेटेड है, नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन किसका है, एपी का है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें आपको क्लियरिफाई नहीं होता कि एपी से सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है। इसको हम मैट का क्वेश्चन भी देख सकते हैं, अच्छा आप देखेंगे मैट में भी एपी आती है, तो वहां से भी आप अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया, हेंस देयर आर 128 नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। सेम क्वेश्चन बन सकता है, 7 की जगह उसने कह दिया व्हिच आर डिविजिबल बाय 11। क्या कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। 3 डिजिट की जगह अगर 4 डिजिट देता तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1000, तो देखो 1001 डिवाइड होता है क्या, 1002 डिवाइड होता है क्या, 3 डिवाइड होता है क्या, इस तरह से देख लो। 5-6 नंबर चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा नंबर होता है 9999 4 डिजिट का, तो वो देखो 99 है, 98 97, इस तरह से पीछे आते जाओ, कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो वो बेसिकली इसी तरह का था, वहां पर 4 के मल्टीपल के बारे में बात करनी थी, तो बात सेम ही है, डिविजिबल बाय 7 को या मल्टीपल करो। सो 4 का पहला मल्टीपल भी तो वही होते हैं जो उस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n देयर आर n टर्म्स ऑफ द 2 AP, यानी कि 2 AP गिवन है जिनकी n टर्म आपकी इक्वल होनी चाहिए। सो कर दें इक्वल, ठीक है। तो चलो जैसे कि n की वैल्यू नहीं पता, तो मान लो कि n ही, तो इसको मैंने लिख लिया n इज इक्वल टू bn। अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 63, तो यहाँ पे पुट कर दूं, तो 63 प्लस n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल, और मल्टीप्लाई में d। अब d कितना है मुझे इसको देख के बताओ, d की वैल्यू 2 है, 63 65 में कितना गैप है 2 का, इज इक्वल टू किसके इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे देखो, अब bn हमें गिवन है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, ठीक है, a प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, d कितना होगा, 3 में 7 ऐड करोगे तो d की वैल्यू आ गई 7। अब ये एक इक्वेशन बन गई, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्या सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बस करना क्या है इसके अंदर, और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड लेवल के नहीं। एक दो क्वेश्चन ये जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जहां पर आपका हो सकता है कि थोड़ा आपको समझ में आए क्या करना है। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाय 12। तो यहाँ से ध्यान सुनना, थर्ड टर्म गिवन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। वापस से लिखा है 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म, यानी कि 5 टर्म जो है उसको एक्सीड करिए, सो a7 माइनस a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। 7 की वैल्यू पुट कर दो,
a प्लस 60 माइनस a5 कितना हो जाएगा a माइनस 4d में माइनस कहाँ से आ गया, इधर देखो नेगेटिव साइन था, दैट्स व्हाई a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 4d कितना हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6, d की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू इसमें पुट कर दो 6 और 12, तो a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4, ठीक है भाई वैल्यू पुट करी ना, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को ट्रांसपोज किया तो कितनी आ जाएगी 4 वैल्यू आ जाएगी, सो a की वैल्यू आ गई अपने पास 4। क्या पूछा था इसके अंदर, अब आपको AP बतानी है, तो पहली टर्म हो गई 4, दूसरी टर्म कितनी हो गई 4 प्लस 6 10, 10 के बाद अगर मैं थर्ड टर्म देखूं तो 16, इस तरह से आप 6 ऐड करते जाना और जितनी टर्म आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं, बेसिकली 3-4 टर्म तो आप लिख ही दीजिएगा। क्लियर, बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म फ्रॉम द एपी। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था लास्ट टर्म का ही वहां से, सो फॉर्मूला याद है क्या, क्या था हमारे पास फॉर्मूला कि अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो l माइनस n माइनस 1, इस तरह से हमारे पास l प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला था। क्लियर, l की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर 253, n बताया क्या, n की वैल्यू गिवन है 20, ठीक है। और उसके अलावा हमें क्या करना है यहाँ पर 3 की a की वैल्यू पता है क्या, a तो कहीं काम ही नहीं है, d की वैल्यू पता है, हाँ देखो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, वैल्यू पुट कर दें। सो हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाली टर्म से आपको 28 टर्म निकालनी है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 28 टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एंड बोले या लास्ट टर्म बोले बात एक ही, क्या होता है फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो, l की वैल्यू हो जाएगी 253 माइनस n कितना था 20 माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई अपने पास 5, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5, बस सॉल्व किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी कौन सी लास्ट टर्म थी। क्लियर, पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी था, बस एक ही जगह एक क्वेश्चन यूज हुआ है, लेकिन फॉर्मूला है तो आपको याद करना जरूरी है। हो सकता है एग्जामिनर ये सोच के क्वेश्चन एग्जाम में दे दे कि एक ही जगह यूज हो रहा है, तो मैं इसको एग्जाम में देना जरूरी है। अभी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 19 और 20 दोनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के हैं। क्या करना है, एक पर्सन था जिसका नाम है सुब्बा राव, ठीक है, उन्होंने एक जॉब स्टार्ट करी, जो भी उनका वर्क था कहीं स्टार्ट किया 1995 में, तो ये देखो 1995 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्हें पहले मिलते थे, उनकी सैलरी थी 5000 रुपीज, ओके 5000 रुपीज। फिर उनसे ये भी कहा गया कि हर ईयर उनका जो इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। सो अभी 995 था, अगर मैं 1996 के बारे में बात कर लूं, फिर 1997, 1998, इस तरह से अगर मैं इनके बारे में बात कर लूं, आगे भी अगर अपन ले 1999, हमें गिवन है कि 200 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं, तो अभी 5000 थी तो कितनी हो जाएगी 5000 200, 5000 400, 5000 कितना हो जाएगा 600, 5000 800, ये उनकी सैलरी हो गई। अब वो पहुंच जाती है 7000 पे, ठीक है, तो आपको ये एन ईयर बताना है, यानी कि नंबर बताने की कौन से ईयर में आपकी सैलरी उनकी सैलरी यहाँ तक पहुंच जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन का कि कौन से ईयर में पूछेगी। अब अगर मान लो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, कि 10th ईयर में पहुंचेगी, तो 95 से 10 देख लो कितना हो जाएगा 2005 होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, ठीक है, तो 95 से 20 काउंट कर लो, क्योंकि काउंट कहां से करना है, 95 में तो उनकी जॉब लगी थी, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5000, एन कितना हो जाएगा यहाँ पर 7000, तो देखो ए इज इक्वल टू 5000, डी इज इक्वल टू 200 रुपीज वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम अभी सिर्फ वैल्यूज लिख रहे हैं। आप चाहे तो बाद में इसको हम जब आंसर लिखेंगे ना तो रुपीज लिख देंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ वैल्यूज लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने डायरेक्ट इसको लिखा हुआ है। एन की वैल्यू में पता है क्या, नहीं पता, एन कितना गिवन है 7000 रुपीज, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर दो, n कितना था 7000 इज इक्वल टू 5000, तो बेसिकली देखा जाए तो ओनली 5 के 2000 रुपीज बेसिकली इनके इंक्रीज हुए हैं, कितने 2000 रुपीज इंक्रीज हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की नीड भी नहीं है, आइडिया है आपके पास। देखो 5th ईयर अगर मैं काउंट करूं तो इनके 1000 रुपीज इंक्रीज होंगे, अगर मैं 5 ईयर के बारे में बात करूं, सो आंसर इसका एन की वैल्यू 10 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। जब आपके 2000 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आप देखो, खुद ही देखो ना, 5 ईयर आपने वर्क किया तो आपके 1000 रुपीज इंक्रीज होंगे, तो 10 ईयर वर्क करोगे तो 2000 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। सो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2005 में इनकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। क्लियर है, सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें सॉल्यूशन प्रॉपर्ली
बताना है। हमने लिखा n-1 किया, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, ठीक है, ट्रांसपोज कर दे तो ये कितना बन जाएगा 2000 इज इक्वल टू 200 n-1, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 2 से यहाँ पर कट हो जाएगा कितने टाइम 10 टाइम, ठीक है, ये 10 टाइम कट हो गया इज इक्वल टू n-1। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 11, कि मैम 10 थी ना, देखो 10 ईयर के बाद है पर टोटल देखा जाए तो वैल्यू तो 11 है ना, ठीक है, n+1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, ठीक है। 10th ईयर के बाद है, मतलब 11th वाले ईयर में जब वो जाएंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर था, अगर मैं यहाँ से इसको फर्स्ट काउंट करूँ, क्योंकि A1 काउंट कर रहे हैं ना अपन, बेसिकली देखा जाए तो 10th ईयर के बाद है, लेकिन अगर मैं इसको A1 काउंट करूँ तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, दैट्स व्हाई हम जाएंगे 2005 क्या बन जाएगा इसका 11th ईयर बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो उसके बाद आपकी इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज, जब वो ईयर कंप्लीट होगा तो आपकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। आगे बात समझ में, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू से आप ईयर इजीली बता सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से सीरीज बना के बता सकते हैं, ठीक है, हम सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ तो 7000 था, मान लो कुछ ज्यादा वैल्यू होती तो आप कब तक सीरीज बनाते, नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले साल में सैलरी ये थी, सेकंड टाइम में ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अगर हम देखें इस तरह से, क्योंकि इसको हम कहते हैं फर्स्ट ईयर में इतनी पहुंच गई, सेकंड ईयर में इतनी पहुंच गई, 3 ईयर में इतनी पहुंच गई, तो 10th ईयर में वहां पहुंच जाएगी। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, अगर मैं इसको कह रही हूँ 1 ईयर, लेकिन ये क्या है A2, अगर मैं कह रही हूँ सेकंड ईयर तो ये क्या है A3, अगर मैं कह रही हूँ यहाँ से इसको कि थर्ड ईयर तो ये क्या है A4। मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जो n की वैल्यू होती है उससे एक वैल्यू ज्यादा होती है, इस तरह से आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, वो आपको सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है। क्या करना है, एक पर्सन है रामकली, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया सेविंग 5 रुपीज से वो स्टार्ट करती है, तो ए की वैल्यू हो गई 5, सिमिलरली बना सकते हैं। अब उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी कि एक साल के फर्स्ट वीक में उन्होंने स्टार्ट किया, अब उन्होंने इंक्रीज करती है उनकी वीकली सेविंग को 1.75 रुपीज। हालांकि अब तो हम 1.75 रुपीज से इंक्रीज नहीं कर सकते, कहाँ से लाएंगे आप 0.75, लेकिन फिर भी चलिए मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वापस इनकी सेविंग कहाँ तक पहुंच गई 20.75, आपको एन निकालना है, एन की वैल्यू निकालेंगे, एन पता चल गया, ए पता है, डी पता है, बस वैल्यू फाइंड आउट करी, हो गई बात खत्म। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास थे, वैसे तो हमने कोशिश करी कि सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले, लेकिन अब कुछ आपके लिए भी हमें छोड़ने होते हैं कुछ क्वेश्चन, वरना आप किन्हें सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी तो क्वेश्चन होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम उसके अंदर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.3। अब उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत उसमें टाइम कंज्यूम होगा। उसके बाद फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि एपी से रिलेटेड कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, अब तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, दैट सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और जितना भी प्रीवियस चैप्टर जो भी खत्म हुआ था हमारा इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट या फिर होमवर्क शीट आपको मिल जाएगी मोशन लर्निंग ऐप है, नोट सेक्शन में आप जाइएगा, और मोशन लर्निंग ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।